देखिए ध्यान दीजिए, अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, ये जो धरातल के रूप बदलने वाले कारक, इसमें दो कारक मैंने बताया था, एक आंतरिक कारक, बाह्य कारक। आंतरिक कारक के विषय में चर्चा हो चुकी है, ठीक है, और बाह्य कारक के विषय में चर्चा होगी। ये जो पृथ्वी है, इसका ये धरातल वाला भाग, इसमें कैसे परिवर्तन होता है। जैसे देखो यहाँ पर समतल है, आगे जाओगे तो पहाड़ मिलेगा, पर्वत मिलेगा, ऐसा नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कैसे है, क्यों है ऐसा, उसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जैसे अभी कल हम लोग देखा था भूकंप, ठीक है, कल हम लोग देखा था ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है किस प्रकार से टकराती, कैसे ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं आंतरिक कारक, वो पृथ्वी के अंदर हो रहा है ना, उसको आंतरिक कारक कहते हैं। बाह्य कारक क्या होता है वो समझिए। बाह्य कारक में जैसे आंतरिक कारक के द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़, समतल मैदान, ये सब बना ना। अब उसमें हवाओं के द्वारा, जो हवाएं चल रही हैं, पानी के द्वारा, ठीक है, वर्षा के द्वारा, तापमान के द्वारा, रसायन के द्वारा, जीवों के द्वारा, इत्यादि के द्वारा जो आंतरिक कारण से जो परिवर्तन हुआ था, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कारक कहते हैं। आए बात समझ में। देखो जैसे मान लीजिए पहाड़ ये बना हुआ है, उससे लगातार पानी टकराएगी तो पहाड़ क्या होगा, धीरे धीरे कटता चला जाएगा। जहाँ पर पत्थर रहता है, लगातार पानी गिरता रहता है, पत्थर कट नहीं जाता है, तो वो क्या है, उससे परिवर्तन आ जाता है, उसको कहते हैं बाह्य कारक। तो धरातल में जो धरातल का जो रूप परिवर्तन होता है बाह्य कारक के द्वारा, ये मैंने बताया जो बाह्य शक्तियां होती हैं, ठीक है, यही मैंने लिखा है। आंतरिक शक्तियां पर्वत, पठार, देख रहे हैं ना, भू दृश्य उत्पन्न करती हैं। तो बाह्य शक्तियां जैसे देखो प्रवाही जल, नदियां, हिमानी, पवन मतलब हवाएं, ठीक है, समुद्र की लहरें, पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाट कर उसमें क्या करती हैं, परिवर्तन लाती है, ये समतल बनाती रहती है। जैसे पर्वत पठार है, इसको हवाओं के द्वारा या पानी के द्वारा अन्य माध्यम से क्या होगा, कट छट के नीचे ही तो आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, तो समतल मैदान बनता है। ये हो गया बाह्य कारक। अगर अगला बात हम करें तो पृथ्वी की बाह्य शक्तियां, देखो पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, डीन्यूडेशन करते हैं, इसको अनाच्छादन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आंतरिक कारण से जो परिवर्तन हुआ था, उसमें उसके कणों को बहा कर लेके जाना क्या कहलाता है, डीन्यूडेशन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अनाच्छादन कहते हैं। इसके अंतर्गत देखो तीन घटनाएं होती हैं, एक है वेदरिंग, अपक्षय, दूसरा है अपर्दन, और तीसरा है निक्षेपण। आए बात समझ नहीं, ये तीनों क्या बताते हैं, ये तीनों वर्ड को एकदम पूरा डिटेल बताते हैं। तीनों क्रियाओं के सम्मिलित किया जाता है, ऊंचे भाग को अपक्षय और अपर्दन क्रियाओं द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती है। देखो अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये चित्र के माध्यम से कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं बनाने का दूंगा, ठीक है। देखिए ये जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, इस प्रकार से ये पर्वत पठार पहाड़ी बनी, कैसे बना था बात मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी घटना सबने बताया, ठीक है, शायद सी में बता चुका हूँ। अब मान लीजिए इससे लगातार हवाएं टकरा रही है, हवाएं आ रही हैं, ठीक है, इस पर लगातार टक्कर मार रही है, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ जब टूटेगी ये क्या होगा, यहीं पर रहेगा या हट जाएगा, हट जाएगा, हवाओं के द्वारा उड़ा ले जाएगा, उड़ा कर कहाँ जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, खोल देंगे। देखिए तो इस चीज को बता रहा था, ये जो हवाएं हैं इससे टकराएंगी, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होगा, ये यहाँ से कटेंगे सटेंगे, तो ये उड़ा के लेके जाएगा, समतल मैदान का निर्माण करेगा। एक बात, दूसरी बात देखो, जैसे मान लो यहीं से नदी निकल रही है, ये नदी निकल रही है, तो
ये नदियां क्या करेंगी, इसको काटेंगी छाटेंगी नहीं, काट छाट के लेके जाएंगे यहाँ पर, ये मैदान बना देंगे, समझे? वही चीज मैंने बताया, इसी को कहते हैं डिन्यूडेशन, अपक्षय। अब देखो पहली बात, दूसरी बात देखो, अब जैसे मान लो खूब तगड़ा धूप हुआ, ये सूर्य है, सन, ठीक है, ये ताप रहे, ये सूर्य है, सूर्य खूब तगड़ा धूप है, इस पर पड़ा हुआ है। अच्छा बताओ, जैसे तुम लोग खाना बनाते हो, तावा एकदम गर्म है, एकदम गर्म है, उसमें पानी डाल दो, पनियम बोर दो ले जाकर के, क्या होगा? वो तावा टूट सकता है, इसीलिए गर्म तावे पर पानी डालने से मना किया जाता है। घर वाले मना करते नहीं, हाँ वो टूट सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एकदम हीट रहेगा, जब एकदम हीट रहेगा तो अब उसमें पानी डालोगे, जब हीट होता है तो जो अणु होते हैं, अणु दूर दूर, ठीक है, और जैसे ही पानी डालोगे एक साथ पास आने का प्रयास करेंगे, जब एक साथ पास आने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक टूट जाएगा, समझे कि नहीं? जैसे शीशा एकदम गर्म है, गर्म होता है तो फैलता है, शीशा गर्म है और जैसे इसमें पानी डालोगे टूट जाएगा। आया समझ में? तो यही चीज इसमें भी है, सूर्य के प्रकाश से एकदम ये गर्म रहता है, एकदम हीट है, अब जब इस पर वर्षा होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो ये बिखर जाएगा और फिर आ जाएगा मैदानी भाग में, मैदान का निर्माण करेगा, इसी को निक्षेपण करते हैं। समझ गई नहीं? आकर के आपको निश्चित हो गया ना, कोई दिक्कत? अब देखो, इसको मैंने 3 भागों में बांटा था, एक होता है अपक्षय, एक होता है अपर्दन, एक होता है डिपोजिशन, जिसको कहते हैं आच्छादन कहते हैं, ठीक है? कितनी बात समझ आई? ये देखो, ये हवाएं हैं, हवाओं द्वारा टूट रहा है, ये पानी है, नदियों के द्वारा टूट रहा है, ये जल है, ये देखो, ये वर्षा करवा देते हैं, यहाँ वर्षा करवाते हैं, ये बादल है, आ गया है, अब यहाँ से बारिश हो रहा है, ठीक है, इसके कारण पर्वत होगा, तो ये बादल है, बना लीजिए, ये वर्षा हो रहा है, ठीक है, बना रहे हो? बना तो आगे बताते हैं, जल्दी से बनाइए। देखिए, जो डिन्यूडेशन होता है, अनाच्छादन की प्रक्रिया, लिखिए नहीं, डिन्यूडेशन, क्यों? देखिए ध्यान, लिखिए मत। इसको 3 भागों में बांटा जाएगा, एक होगा अपक्षय, दूसरा होगा अपर्दन, ठीक है, तीसरा होगा निक्षेपण। कह रहे मत बनाओ, बना कहाँ जाओगे, अभी टाइम देंगे। देखो, अपक्षय क्या होता है पहले इसको देख लीजिए, ठीक है? अक्षय का मतलब होता है वेदरिंग, इसको वेदरिंग कहते हैं। ये क्रिया बहुत सिंपल है, देखिए, ये मान लीजिए पर्वत, पहाड़, पठारी है, पठारी हो गई, ठीक है, ये पर्वत हो गया, थोड़ा ऊंचा बना दीजिए, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ थोड़ा नीचे होता है, बनाइए मत, केवल देखना बस। अब इसमें क्या होगा, देखो, तापमान, वर्षा इत्यादि कारणों के द्वारा क्या होगा, ये टूटेंगे, टूटने के बाद ये एक ग्रह से दूसरी ग्रह से गिरेंगे और मैदानी भाग का निर्माण करेंगे। इस क्रिया को अपक्षय कहा जाता है, ठीक है? देखिए, ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टाने धीरे धीरे, यही चट्टाने धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है, ठीक है, टूटती रहती है, जिसे अपक्षय कहते हैं। इसमें टूटे हुए चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है। अपक्षय के कार्य में ताप, देखिए, ताप, वर्षा का जल, पाला, वनस्पत, जीव, मानव इत्यादि का हाथ होता है। अब देखिए कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा मिटा के बताता हूं।
देखिए ये है, ये चट्टाने है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे मान लो ये चट्टान है और यहाँ पर तापमान हो जा रहा है, टेम्परेचर हो जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जिसके कारण ये यहाँ से ऐसे फट जाएंगे, ऐसे रहेगा, इस प्रकार से फट जाएंगे। आई बात समझ में नहीं? और ये जब फट जाएंगे तो यहाँ से हट जाएंगे, हट जाकर के दूसरे जगह जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, समझे कि नहीं? इसे हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ये 3 प्रकार से होता है, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है, एक जैविक होता है। देखना चाहिए, इसको 3 भागों में बांटेंगे, यही भी बना देते हैं। चलो ऐसे बनाते हैं। पहला है फिजिकल, भौतिक, भौतिक अपक्षय। ये देखो है क्या, इसको बताते हैं भौतिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक, रासायनिक अपक्षय। तीसरा है जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। केवल देखो, लिखो मत, केवल देखो, देख नहीं सकती हो, इतना घबराए क्यों? पहले लिख के कहाँ जाओगे बताओ? अच्छा तुम सब लोग लिखेंगे तो लिख के बैठी होगी। अब देखो पहला है फिजिकल, झगड़ा मत करो, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है केमिकल वेदरिंग, ध्यान से देखो समझ में आएगा, केमिकल वेदरिंग। तीसरा है बायोटिक, बायोटिक वेदरिंग। देखो फिजिकल, केमिकल और बायोटिक, एक एक करके मैं बताता हूँ। ये जो चट्टाने हैं, देखो अधिक तापमान है, अधिक तापमान का ये गर्म हुआ, लेकिन जैसे ही ये ठंडा हुआ, ये टूट गया, जिसके कारण ये बिखर गए। बिखरने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय कहते हैं। क्या समझे? तापमान, वर्षा, हवाओं इत्यादि के द्वारा जो अपरदन होता है, सॉरी जो अपक्षय होता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग। एक तो तापमान का हो गया, दूसरे वर्षा का जल बार बार क्या करेगा, इसको झटका मार करके तोड़ देगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये सनलाइट है, सनलाइट ये सीधा नहीं आता है, ऐसे करके आता है, वेव में आता है, ठीक है। ये है क्या कहते हैं, प्रकाश। अब क्या होगा, ये अपक्षय होगा, टूट गया। इसमें भी यही हाल होगा, ये भी ऐसे टूटेंगे, समझे? तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, भौतिक अपक्षय कहलाएगी। यदि बात सुनो, ये भौतिक अपक्षय हो गया। अगला देखिएगा रासायनिक अपक्षय क्या है। ये रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। दूसरा देखिए, रसायन का मतलब क्या होता है, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों तथा उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो रसायन में क्या होता है, इसमें तमाम प्रकार से रासायनिक पदार्थ होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ जो खेत है, उसकी जो मिट्टी है वो रेड है, लाल है। लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक है। आई बात समझ में नहीं? अब देखो, जैसे मान लो कढ़ाई ले लो, लोहे की कढ़ाई है, ये मान लो पैन है, पैन लो कढ़ाई इधर, ठीक है। अब इसमें पानी डाल दो, पानी डाल के निकाल दो, फिर इसके बाद देखोगे थोड़ी देर बाद इसके ऊपर लाल आ जाएगा। ये रेड कलर क्यों आता है? क्योंकि जल से और लोहे से दोनों से रिएक्शन हो गया, अभिक्रिया हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब रासायनिक अभिक्रिया कारण अब ये लोहा क्या होगा, बार बार जब मूर्छा लगेगा, मूर्छा लगने के बाद लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है ना, इसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। वैसे ही इन चट्टानों में या पृथ्वी के अन्य भागों में भी तमाम प्रकार से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उन रासायनिक पदार्थ में आपसी अभिक्रिया के कारण क्या होते हैं, उसका अपक्षय हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय। अब ये मूर्छा लग गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्षय कहेंगे।
जैविक अपक्षय क्या होता है वो देखो। जैविक अपक्षय आप लोग दिखाई दे रहा है? जैविक अपक्षय, चिंता मत करिए, इधर हो जाएंगे। जैविक अपक्षय देखिए, बायोटिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पहाड़ है जंगलों में, इसमें आएंगे, ड्रिलिंग करेंगे अंदर, मानव, ये मानव द्वारा सबसे ज्यादा होता है। उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, घुसाते चले जाएंगे, उसमें माइंस लगा देंगे, बम लगा देंगे, डायनामाइट, फिर इसके बाद चिल्लाएंगे भागो, इसका उसको विस्फोट करवा देंगे, टूट जाएगा। मनुष्य द्वारा किया गया है, इसलिए उसको जैविक अपक्षय, वो टूटा नहीं, टूटा वहां से हट गया, इसी कहते हैं अपक्षय। दूसरा देखो, जैसे रेलगाड़ी चलती है, रेलवे सुरंग बनाया जाता है, पहाड़ों को काट करके सुरंग बनाया जाता है। कौन बनाया? मनुष्य बनाया। दो बात हो गई। तीसरी बात देखो, तमाम प्रकार के गुफाएं हैं, ये गुफाएं जानवर द्वारा बनाए गए हैं, उसको तोड़ तोड़ करके गुफाओं को, ये पत्थरों को तोड़ दिए, वो गुफा बन गया, उसमें जिसमें शेर बाघ ये सब रहते हैं। वो जंतु द्वारा हो गया, मनुष्य द्वारा जंतु द्वारा हो गया, टूटा नहीं टूटा, बस वही तोड़ना है चाहिए, जैसे वही अक्षय, वो कहाँ जाएगा, मैदान में ही तो जाएगा टूट करके, वहां रहेगा थोड़ी नहीं। अगला एक होता है वनस्पतियों के द्वारा। वनस्पतियों के द्वारा कैसे होता है? पेड़ पौधों द्वारा। जैसे देखो, ये चट्टान है, यहाँ बना देते हैं, इसको तो आपको भी बनाना है ना, ये देखो, ये चट्टान है, ठीक है। चट्टान पर थोड़ी दिन बाद देखोगे यहाँ पर पौधे दिखाई देंगे। ये पौधे कहाँ से आए? क्योंकि देखो, एक प्लांट होता है, इसका नाम है मांस, सॉरी, ये मांस है। मांस आकर के सबसे पहले यहाँ पर आया, शैवाल होता है, मांस होता है, ठीक है, फंजाई होते हैं, कवक जिसको कहते हैं, इस पर आ जाते हैं, फिर इसके चट्टानों को खाने लगते हैं। ये चट्टान खाने लगे, धीरे धीरे वो चट्टान को मिट्टी बना देंगे, फिर इस पर क्या होगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे। पेड़ पौधे क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको पूरा तोड़ डालेंगे। क्या है, पेड़ पौधा उगा है चट्टानों का, तो कैसे उगा है? वही मांस, फ्यूनेरिया और ये क्या कहते हैं, शैवाल, कवक, इसके द्वारा है। पहले वो जाएगा, वहां सड़ जाएगा, सड़ने बाद मिट्टी बना देगा, इसको तोड़ फोड़ करके मिट्टी बना देंगे। पौधों के अंदर क्षमता होती है, समझे नहीं? अरे चट्टानों पर पौधा उग जाता है, बात समझी नहीं? वो छोड़ो, पेड़ पर पेड़ तो हो सकता है, लेकिन चट्टानों पर हो सकता है। उस कैसे होता है? पानी बरसेगा, काई लग जाएगा, काई में क्या होता है, उसी शैवाल कहते हैं, काई जो है शैवाल है, वो काई क्या है, सड़ेगा, सड़ेगा मिट्टी बनेगा, मिट्टी बनेगा तो उसमें पौधे आ जाएंगे। कोई चिड़िया वालों पीपल खा करके गई, वहीं पर जाकर के विसर्जन कर दी, लैट्रिन कर दी उसी पर, अब क्या हुआ, वो वही पौधा बन जाएगा। ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही जमता है, समझे? और धीरे धीरे क्या है, पीपल पौधा बड़ा होगा, अपने अपने सोड़ में, मतलब जड़ में, उसको लपेटते 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 चट्टान में तोड़ देगा, हाँ टूट जाएगा, खत्म कर देगा। तो यही क्या है, जैविक अपक्षय कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको जैविक बनाइए, हाँ बनाइए। ध्यान दीजिए, देखिए डीन्यूक्लिएशन के अंतर्गत 30 प्रक्रिया आपने देखा, ठीक है? कृपया बोर्ड पर ध्यान से देखो। जो अनाच्छादन था, देखिए अनाच्छादन, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटे थे। पहला था वेदनी, वेदनी का मतलब अपक्षय। दूसरा क्या था, अपर्दन, अपर्दन, ये हो गया, इसको 3 भाग में बांटे थे ना, अपर्दन। अपर्दन को इरोजन कहते हैं। अगला है, बातें मत करो, पूछेंगे। अगला है आपका निक्षेपण। निक्षेपण, जिसको हम कहते हैं डिपोजिशन। देखो ध्यान से, ये वाला मैंने पूरा बता दिया, ठीक है? इसको 3 भागों में बता दिया, फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक।
भौतिक अक्षय बताए, रासायनिक अक्षय बताए और जैविक अक्षय बताए। कैसे होता है पूरा चित्र के माध्यम से हम बता दिया। अब देखो अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। अपवर्तन एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। देखो ध्यान से देखो, बारिश में देखे होंगे, जैसे मान लो ये कोई घर है, ठीक है, ये इसका द्वार है, खबूस द्वार है, ठीक है, यही आगे से खुला हुआ है, पूरा द्वार है इसका, ठीक है। अब देखो बात मत करो, बारिश हुई को धुआंधार, बारिश होने के कारण क्या होगा, अपने आप हो गया, बारिश होने के कारण क्या होगा। अब देखो अपना द्वार खबूस किए थे, इधर पूरा ताल है, ठीक है, बारिश क्या करेगी, पानी बहाते हुए लेके आएगी, एक तो बहाएंगे लेके, इसे बही क्या है, यही है पर्दन, ठीक है। ये नहीं अभी सुनो तो, अभी क्यों उदाहरण दे रहे हैं, अभी चट्टानों बताते हैं। ये इसलिए बताए तुम लोग अपने घर द्वार देखे हो, जैसे यहाँ से देखो, इसे मानो कोई ये पत्ती उत्ती बहते हुए आए, पत्तियां बहती हुई जाती है ना, तो यहाँ पर बहते बहते आकर के इकट्ठा हो गए और इसके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई, ठीक है। हाँ, उसको जीवाश्म कहते हैं, बचा रहता है। तो ये वाला देखो, यही क्या है, अपवर्तन कहलाता है। उसी प्रकार चट्टानों में देखिए, ये वाला बात समझ में आया, इसी को अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए चट्टाने हैं, ठीक है, ये चट्टानों पर क्या होगा, लगातार बारिश के कारण, ठीक है, ये बादल है, ठीक है, लगातार बारिश हो रहा है, बारिश होने के कारण क्या होगा, ये कट कट के आगे बढ़ेगा ना, इसी को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये वर्षा है। अब देखो अपवर्तन के कारण ये अपक्षय जरूरी नहीं है, अपवर्तन के लिए अपक्षय जरूरी नहीं है। अपक्षय एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है, अपने आप होता है, वर्षा के द्वारा, हवाओं के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा ये इरोजन, क्या कहते हैं, इरोजन होता है। ये वाला नहीं है, ये वाला भाग है, ठीक है, आएगा समझ में नहीं, इसी को इरोजन कहते हैं। इससे बचाव के लिए क्या करेंगे, जैसे तुम्हारे द्वार की मिट्टी बह रही है, ये बहने न पाए उसके लिए क्या करेंगे, पेड़ लगा दो, पेड़ पौधे लगा दो, तो उसकी जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी को बांध लेंगी, तो ऑटोमेटिक नहीं बहेगा। जैसे जंगल की मिट्टी नहीं बहती है, जानते हो क्यों, क्योंकि जंगल पेड़ पौधा बहुत सारा रहता है, जंगली पौधे रहते हैं, सब मिट्टी को बांध के रखते हैं, इसी को अपवर्तन कहते हैं। निक्षेपण क्या होता है वो समझो, अपवर्तन का परिणाम निक्षेपण होता है। जब अपवर्तन होगा, ये टूटेगा, टूट करके देखो, टूट करके इसकी मिट्टी को बहा करके, ध्यान से देखो, टूट करके इसकी मिट्टी को बहा करके, जब ये बहाव धीमा पड़ जाता है, आप बनाती रहो, जब इसका बहाव धीमा पड़ जाता है, जहां पर धीमा पड़ेगा वहीं पर मिट्टी क्या है, जमा हो जाएगी, और जहां पर जमा हो जाएगी वही क्या है, डिपोजिशन, निक्षेपण है। ये वाला भाग निक्षेपण है, ठीक है, ये निक्षेपण हो गया, ये इरोजन हो गया। देखो यहां से क्या हो रहा है, सब इरोजन हो रहा है, इसको कहते हैं अपवर्तन, और ये क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है। मतलब निक्षेपण अपवर्तन का परिणाम होता है, परिभाषा कोई पूछेगा तो निक्षेपण अपवर्तन का परिणाम होता है। आएगा समझ में, इसको बनाइए फटाक से। देखिए अगला है आपका रनिंग वाटर, इसको प्रवाही जल कहते हैं, प्रवाही जल। हाँ देखिए, अब इससे ये क्या है, इसको समझिएगा, प्रवाही जल, ठीक है। जैसे देखो ये पर्वत, पहाड़, पठारी है, पुल इसी में है, देखते देखते यहाँ से नदियां निकल रही है, ठीक है, निकलते हुए जब मैदानी भाग में पहुंचेगी
तो जब ये मैदानी भाग पहुंचती है, ऐसा क्षेत्र जो कि चट्टानी है, जो इस बनाओ मत इस एरिया से होकर के जब गुजरेंगी तो ऊपर वाली जो मिट्टी है बाहर ले जाएंगी, बोलिए, तो नीचे क्या होगा, गहरा हो जाएगा। तो जिस स्थान से होकर के बहती वालों चट्टाने मिलेंगे उनको भी काटती मिल जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ऐसे इस प्रकार से होगा और फिर ऐसे होगा और बीच में इस प्रकार से ये गहरी वी आकार की घाटी बनाती है। ऐसे ये बीच में वी आकार घाटी बन जाएगी, ठीक है। इसी में करके बहेगा, ये देखो इस प्रकार से वी आकार की घाटी है और नदियां इसी के बीच में से बहती है। इसको कहते हैं वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। अब देखो ये वी आकार की जो घाटी है, ध्यान से देख लो, फिर बना लेना, पूरा टाइम देंगे। ये जो वी आकार की घाटी जो बनी हुई है, ऐसे देख लो इसको, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे बना लीजिए और ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और फिर ये है जो इस प्रकार से ऐसे, ये पूरा ये भी आकार लग रहा है, इसी में जो करके नदियां बहेंगी, ठीक है। ये भी आकार की घाटी बन रही है, कोई दिक्कत? अब देखो वी आकार की घाटी, ये नदियां जब बार बार इसको तोड़ेंगी फोड़ेंगी, जिसके कारण इसमें गहरा एक गाज बनेगा, ये देखिए गाज, ठीक है, गाज का निर्माण होगा। अब देखो ध्यान से देखो, जब ये नदियां बहती रहती हैं, जैसे हमारे चट्टानी भाग बह रही है, जैसे यही तुम्हारी एरिया में एमपी पहुंचोगे जस्ट इसके आगे, वहां पर एक स्थान है जबलपुर में एक स्थान है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, भेड़ा घाट उसको कहते हैं। देखो जब नदियां यहाँ से होकर के निकलती रहती है, कहीं पर चट्टानें कठोर मिलती है, कहीं पर मुलायम चट्टानें मिलती है, कठोर चट्टानें मुलायम चट्टानें, कठोर और मुलायम चट्टानें, मुलायम चट्टानें। अब बताओ, जब नदियां कठोर और मुलायम चट्टानें होकर के बढ़ती हैं, तो जो कठोर चट्टानें जल्दी नहीं टूटेंगी, मुलायम चट्टानें जल्दी टूट जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, मुलायम चट्टानें जो टूट जाएंगे वो गहरा हो जाएंगी और कठोर चट्टानें ऊपर हो जाएंगी। तो यहाँ जो पानी बहेगा ऊपर से नीचे पानी गिरेगा, जब ऊपर से नीचे पानी गिरेगा उसी को क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। इस प्रकार से देखो, ये मानो चट्टाने हैं, ये पूरा चट्टान था, ये पूरा चट्टान था, ठीक है। नदियां यहीं से होकर के गिर रही थी, यहाँ पर चट्टाने मिली, ये मान लो ये बहुत कठोर थी, लेकिन यहाँ पर अचानक ये चट्टान मिली जो कि बहुत मुलायम थी। ये मुलायम चट्टाने पूरा कट गई, कटने के बाद क्या हुआ, ये पानी सीधा नीचे गिर रहा है, इस प्रकार सीधा नीचे गिर रहा है, ये हो गया। इसको हम कहते हैं जल प्रपात, ठीक है। ये कठोर चट्टाने हैं, कठोर चट्टाने, और ये जो है मुलायम चट्टाने थी, मुलायम चट्टाने, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ही है, भेड़ा घाट में ऐसा ही है। तो इस प्रकार से अचानक ये काटते काटते सीधा नीचे आ जाएंगे ना, यहीं पर जब ऊपर से नीचे पानी का बहाव होता है अचानक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जलप्रपात। यहाँ पर तुम्हारे यही जस्ट बगल में ही है EMP, ठीक है। इसको बना लीजिए फट से, हाँ हाँ बना लीजिए, जी हाँ। देखिए इस प्रकार से मैंने बताया भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, और जो झरने का निर्माण होता है इसको हम जलप्रपात कहते हैं। तुम्हारे यहाँ जो है, तुम्हारे यहाँ भी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पर ये विंडम वाले शांत रहो अजी हो जाता है, विंडम फाल, विंडम फाल यहीं पर है, मड़िया में पटेरा में, ये जलप्रपात है, समझे। यहाँ पर देखो मैंने कुछ जलप्रपात का नाम लिया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल, जो कि कहाँ दक्षिण हमारे यहाँ जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर है,
ठीक है। कुचिकल जलप्रपात है और शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। कपिल धार और धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। ये जो नर्मदा है बगल से बह रही है। अब समझ नहीं, इस प्रकार से जलप्रपात हो गया। अब देखो जब ये नदियां मैदानी भाग में पहुंचती हैं तो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं उसको देखिएगा। बोलिए। देखिए जैसे ये नदी है, सॉरी ये पर्वत है। इस पर्वत से मान लीजिए यहाँ पर हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय, ठीक है। ये हिमालय क्षेत्र है, ध्यान से देखो। यहाँ से नदियां निकल रही हैं, ठीक। मैदानी भाग पहुंच गई। जब ये मैदानी भाग में पहुंच जाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखो जैसे सबसे पहले जब ऊंचाई से पानी चलता है तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, जोर चलेगा, बहुत तेज चलेगा, तो इसको युवा नदियां कहते हैं, समझे। ए बालक ध्यान से देखो, यहाँ से नदियां निकली युवा जलधारा है, बहुत तेज चलती है। लेकिन जब मैदानी भाग में चलती है धीरे धीरे क्या होता है, स्लो पड़ जाता है, पानी बहुत धीरे धीमा हो जाता है। जब ये धीमा हो जाएगा तो जिधर जिधर खाल पाएगा उधर उधर घूमेगा, इससे समझे, इस प्रकार से होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ये सर्किल आकार हो गए इसको मियंडर कहते हैं। ये सर्किल आकार ले लिया नदी, इसको मियंडर कहते हैं। मियंडर नदियां सर्किल आकार हो गई। अरे जी जब मैदानी भाग पहुंचेंगी जहां पर नदी धारा धीमे धीमे हो जाएगी वहां पर नदियां ऐसे 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 करती हो जाती है। तो ये क्या है, ये सर्किल आकार है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये पहुंची और यहाँ पर ये और ऊपर काट के लिए और ये दोनों यहाँ से काटते काटते ऐसे देखो, इस प्रकार से ये ऐसे आकर के फिर ऐसे आकर के ये देखो ये मिल गई, ये वाला भाग कट गया ना, तो यहीं पर झील बनेगा। इसको गोखुर झील कहते हैं। गाय के खुर का आकार का होता है और फिर ये सीधी हो जाएगी। आया समझ में नहीं, फिर इसको फिर बताया फिर ऐसे ऐसे घूम जाएंगे। थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा, इसमें अभी इंक डाल करके दोनों डायग्राम बनवाता हूँ। देखिए ध्यान से, पहले इसको सर्किल आकार में ये बनाइएगा डायग्राम, फिर मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार सर्किल आकार हो गई, इसको मिरर कहते हैं। रुके रहिए। अब देखो दूसरी चीज ये है, सर्किल आकार लेती है तो ये ऐसे आकर के ऐसे कभी कभी ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये वाला भाग जो है ये झील बन जाता है, ठीक है। इसको गोखुर झील कहते हैं, झील, ठीक है। अरे आपस जुड़ जाएगा, पनिया इकट्ठा हो जाएगा ना, और ये मेंढर हो गया। अब देखो जब ये नदी बहती हुई, यहाँ देखो बहती हुई कहाँ जाती है, कहाँ खत्म हो जाती है, समुद्र में जाती है। जब समुद्र में जाती है तो अपने साथ जो निक्षेप बहा करके लेके आती है, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये समुद्र है। जब इसमें लेके आएगी तो यहाँ पर इसको ले आके छोड़ेगी ना, अपने लाए हुए जो सामान रहते हैं जो रास्ते से बहाते हुए लेके आती है, यहीं पर ले आके जमा कर देती है। तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, इसको डेल्टा कहते हैं। आप समझ नहीं, हाथ के पंजे का कैसे डेल्टा बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आकर के यहाँ पर पूरा पानी इसी समुद्र में चला जाता है, समझ गए। मेंढर हो गया, डेल्टा हो गया। नदियां यहाँ पर युवा अवस्था में बहुत तेजी से चलती हैं, युवा नदियां, युवा अवस्था, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको बना दीजिए। देखो ध्यान से, जब ये जो जल का भाव जैसे मैंने बताया, कभी कभी क्या होता है जो चूने के पत्थर होते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए ये पूरा पत्थर है, ठीक है। ध्यान से देखो, कभी कभी चूना पत्थर होता है,
चूने के जो पत्थर होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ये पानी इसमें जल्दी घुस जाता है, ठीक है। पानी जल्दी घुसने के कारण क्या होगा, यहाँ पर सुरंग जैसी संरचनाएं बन जाती है और ये पानी अंदर चला आता है, जो पानी का स्रोत बनता है बाद में। जैसे मान लो यही चाहते हैं, ये यहाँ से पानी निकल गया, ठीक है, तो यही पानी का स्रोत, जिसको सोता कहते हैं आप लोग, पानी सोता, ठीक है, यहाँ से पानी निकल सकता है। अब देखिए दूसरी घटना, देखिए ध्यान से, एक 3 घटनाएं बताऊंगा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलिग्माइट और हेलेक्टाइट। देखिए क्या होता है, 3 घटनाएं हैं। जैसे देखो ये पूरा जो है चट्टान है, ठीक है, ये नीचे जो है जहां से पानी टपक रहा है, यहाँ पर टपक रहा है, ठीक है, ये चूने पत्थर वाली चट्टानें हैं। ध्यान से देखना, जहां से पानी टपकेगा, ये देखो इधर से मालूम पानी ऐसे ऐसे टपक रहा है, तो जहां से चूने से पानी टपकता है तो यहाँ से ये धीरे धीरे लटकता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से ऐसा रहेगा जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये पूरा ऐसे लटक जाएगा, इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट, ठीक है, स्टेलेक्टाइट। अब देखिए जब ये लटकता, अब जहां पर ये गिरेगा, ये पानी यहाँ से टपकते यहाँ गिरेगा, तो यहाँ से गिरेगा, ये चूना ऐसे जमता चला जाएगा, बात समझे नहीं, हाँ चूना है, चूना ऐसे जमता चला जाएगा, इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट। जब ये टपकता होगा, ध्यान से देखना, एक बात मत करो, इधर से ये नीचे आ रहा है, इधर से ये ऊपर जा रहा है, जब ये दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, हेलेक्टाइट, हेलेक्टाइट। मजाक समझ लिए हो? हाँ वही कह रहे, पूछेंगे तब समझ में आएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखो इस प्रकार से पूरा जुड़ जाएगा, तो पहले जहां से लटका उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं, स्टेलेक्टाइट, और नीचे से जो जमा है इसको स्टेलिग्माइट कहते हैं, जो दोनों जुड़ गए इसको कहते हैं हेलेक्टाइट। देखो उत्तराखंड में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष वहां पर एक शिवलिंग जैसी आकार बनती है, ऐसे ये ऐसे बनता है, लोग जाकर के बड़ा पूजा करते हैं इसका, हर साल बनता है ऐसे, मतलब शंकर जी प्रकट हुए ऐसा मानते हैं। ऐसे कैसे होता है वो देखो, यहाँ पर मैं बताऊं कैसे होता है, कुछ नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं है। यहाँ से चूने की चट्टानें हैं, ये नीचे गिर रही हैं, तो ये क्या है, स्टेलेक्टाइट हो गया, जहां पर गिरेगा ये स्टेलेग्माइट हो गया, तो ये शंकर जी के शिवलिंग जैसा बन जाता है, बाबा प्रकट हो गए, ठीक, यही है, यही स्टेलेग्माइट है। अब ये बढ़ता चला जाएगा, सब कहेंगे बाबा बर्फानी, ये बढ़ रहे हैं, ये शिवलिंग बढ़ता चला गया और ये जो है लटकता चला आया, जब दोनों जुड़ गए तो हो गया हेलेक्टाइट। आई बात समझ में नहीं? अगला भाग देखो, ये तो अंदर वाली पानी हो गई। देखिए ये मान लीजिए ये चट्टाने हैं, जब बहुत ऊंचाई पर होते हैं ये, ऊपर तापमान बहुत कम हो जाता है, जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो यहाँ पर बर्फ बनता है, बर्फ, इसी को कहते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर। अब यह ग्लेशियर लगातार पिघलता है, पिघलने के कारण ये नदी का निर्माण करता है। आई बात समझ नहीं? कोई दिक्कत है? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, हेलेक्टाइट और ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर क्या होगा, ये अधिक तापमान के कारण पिघलेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, चट्टानों को लेकर के बहेगा। अब इसी को कहते हैं हिमोड, हिमोड, ठीक है? कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई? ये बाबा बर्फानी कैसे बनते समझ में आई नहीं? अब कोनो पागल बना तो मत बनना, बता देना स्टेलेक्टाइट स्टेलिग्माइट होता है, बाद में हेलेक्टाइट बनता है, ठीक है? थोड़ा बुद्धिमान बनिए, ठीक है? अंधों तरह किसी पीछे मत भागिए। हाँ बना लीजिए फट से।